महत्व को जाना। हमने कुछ प्रमुख वित्तीय अवधारणाओं और शब्दों के बारे में भी सीखा। अंत में हमने वित्तीय विवरण के 50-30-20 नियम को भी समझा। कोर्स के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि पैसों का आदान प्रदान और उनका प्रबंधन आपके लिए जरूरी क्यों है। इस भाग को 4 उपभागों में बांटा गया है। पैसों का आदान प्रदान यानी कैश फ्लो क्या है, एक स्टेडी और रेगुलर कैश फ्लो कैसे बना सकते हैं, पैसे आने के सोर्सेज की पहचान, और अंत में आप ये भी जानेंगे कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है और इसे कैसे मैनेज करना है। चलिए अपने इस मॉड्यूल की शुरुआत पैसों के आदान प्रदान को समझने से करते हैं। कैश फ्लो प्रबंधन। कैश फ्लो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवसाय या व्यक्ति के कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक, विश्लेषण यानी एनालाइज और अनुकूलित यानी ऑप्टिमाइज किया जाता है। नकदी प्रवाह। कैश फ्लो वह धन है जो एक समय में आपके व्यवसाय में रोटेट होता है। जो कैश प्राप्त किया जाता है वह इनफ्लो होता है, जबकि जो कैश खर्च किया जाता है वह आउटफ्लो होता है। कैश फ्लो का संबंध आपके खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज करने से है। पैसों का आदान प्रदान करना आपके लिए क्यों जरूरी है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने विक्रेता से 10,000 रुपए का शैम्पू लिया। आपने उसे 2 हफ्ते बाद पैसे देने का वादा किया, पर 2 हफ्ते में आपकी शैम्पू की बिक्री केवल 5,000 रुपए की हुई। अब 2 हफ्ते बाद जब आपका विक्रेता आपसे पैसे लेने आता है तो उसे पूरे 10,000 रुपए देने के लिए आपको 6,000 रुपए कहीं और से उठाने पड़ेंगे। इसलिए एक दुकानदार होने के नाते आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने पैसों को इस प्रकार से ट्रैक और मैनेज करें कि आपके सामने ऐसी समस्याएं ना आए। कैश फ्लो प्रबंधन में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हो सकती है। कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करना, बजट बनाना, कैश के प्रॉपर इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए रणनीतियां यानी स्ट्रैटेजीज बनाना, कैश की कमी को रोकने के लिए प्लान बनाना। हमने ये तो जान लिया कैश फ्लो मैनेज कैसे किया जाता है। अब समझते हैं एक कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा वित्तीय विवरण यानी स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस में कैश की गति को दर्शाता है। यह बताता है कि आपके बिजनेस ने एक निश्चित अवधि या समय में कितना प्रॉफिट कमाया और कितना खर्च किया। अब समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कार्यशील गतिविधियां, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वित्तीय गतिविधियां, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, निवेश गतिविधियां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शामिल है। अधिक जानने के लिए प्रत्येक गतिविधि पर क्लिक करें। कार्यशील गतिविधियां, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक दुकानदार के लिए दिन प्रतिदिन के वे कार्य हैं जो सीधे उनके दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित है, जैसे कि प्रोडक्ट्स को बेचना या खरीदना, ग्राहकों से कैश लेना और खर्चों का भुगतान करना। कार्यशील गतिविधियां, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ उदाहरण हैं। प्रोडक्ट्स की बिक्री पर कैश मिलना, इन्वेंट्री, किराने का सामान खरीदने के लिए सप्लायर्स को कैश देना, अपने दुकान में काम करने वाले व्यक्ति का वेतन देना, किराया, पानी, बिजली और स्टोर के मेंटेनेंस जैसे दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए कैश देना। वित्तीय गतिविधियां, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके और आपके ग्राहकों या आपके और आपके सप्लायर्स के बीच होते हैं, जैसे कि ग्राहकों को उधार दिया हुआ पैसा मिलना, सप्लायर्स को उधार देना, बैंक का लोन चुकाना आदि। वित्तीय गतिविधियां, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कुछ उदाहरण हैं। बैंक से लोन लेना या बैंक को लोन चुकाना, ग्राहकों से उधार में दिया हुआ पैसा मिलना या उनको उधार देना, सप्लायर से उधार लेना या उनको उधार लिया हुआ पैसा वापस देना। निवेश गतिविधियां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक दुकानदार के लिए धन का निवेश करने से संबंधित गतिविधियां को दर्शाती है। इसमें नए प्रोडक्ट्स को खरीदना या स्टॉक्स को अपग्रेड करना शामिल है। वित्तीय गतिविधियां,
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कुछ उदाहरण है बैंक से लोन लेना या बैंक को लोन चुकाना, ग्राहकों से उधार में दिया हुआ पैसा मिलना या उनको उधार देना, सप्लायर्स से उधार लेना या उनकी उधार लिया हुआ पैसा वापस देना। प्रत्येक गतिविधि को उसके उपयुक्त स्थान में ड्रैग करें। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। आनंदा की भीड़ भाड़ वाले इलाके में किराने की दुकान है। उनका स्टोर सभी प्रकार के किराना सामान बेचने और होम डिलीवरी, छूट आदि जैसी सेवाओं के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्हें हाल ही में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कई बार समय से पहले ही उनकी दुकान में कुछ प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं और ग्राहक निराश होकर लौट जाते हैं। किसी महीने या किसी त्योहार वाले दिनों में उनकी बिक्री आसमान छूती है, लेकिन अन्य समय में बिक्री थोड़ी कम हो जाती है। उन्हें अपने स्टोर की मरम्मत भी करवानी है, पर उनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। इस तरह कुछ महीनों में वह अधिक पैसा कमा लेते हैं और कुछ महीनों में उसे बिलों का भुगतान करने और नए प्रोडक्ट्स की खरीदारी या स्टॉक को अपग्रेड करने में भी मुश्किल होती है। यहां उसके स्टोर का पिछले महीने का कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि उसका कैश इनफ्लो 1,10,000 है, लेकिन आउटफ्लो 1,25,000 है। इससे पता चलता है कि आनंदा किराना स्टोर 15,000 रुपयों के घाटे में है। आपको क्या लगता है कि आनंदा यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी दुकान का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कंसिस्टेंट हो, बिना उसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को रोके? जिनसे आनंदा यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके पास हर समय पर्याप्त पैसा है। अधिक जानने के लिए प्रत्येक इमेज पर क्लिक करें। हाई वेलोसिटी यानी जल्दी बिकने वाले प्रोडक्ट्स को ज्यादा स्टॉक कर वो प्रोडक्ट ज्यादा रखने चाहिए जिनकी बिक्री ज्यादा या वेलोसिटी हाई होती है। ऐसे प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी बिककर आपको मुनाफा तो देते ही है, साथ ही आपका पैसा फटाफट रोटेट होता रहता है। अपनी दुकान की खाली जगह किराए पर देकर आप अपनी दुकान के बाहर की खाली जगह किराए पर देकर भी अपना कैश इनफ्लो बढ़ा सकते हैं। अपने क्रेडिट को मैनेज कर ग्राहकों को दिया गया उधार व्यापार के लिए जरूरी भी है, लेकिन साथ ही आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। उधार केवल भरोसे वाले ग्राहकों को ही देनी है। ऐसी योजना बनाएं जिससे आप ट्रैक कर सके कि आपके ग्राहकों पर कितना क्रेडिट है और उन्हें कब भुगतान करना है। समय समय पर ग्राहकों को भुगतान करने के लिए याद दिलाएं। इससे आपको अपना कैश फ्लो मैनेज करने में मदद मिलेगी। अपने वेंडर्स से नेगोशिएट करें। अपने वेंडर्स के साथ बातचीत करें। सप्लायर्स से बात करके आप अपने व्यापार के हिसाब से फेवरेबल भुगतान शर्तें यानी पेमेंट टर्म्स नेगोशिएट कर सकते हैं। सप्लायर्स द्वारा शीघ्र भुगतान करने पे या थोक खरीद पर कुछ विशेष छूट का लाभ उठाकर आप अपना कैश फ्लो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने पैसों का आदान प्रदान मैनेज करने के लिए अपने पास एक बही खाता रख सकते हैं या किसी ऑनलाइन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में बहुत सिंपल तरीके के बही खाते मिलते हैं जिसमें आप अपने डेली का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो लिखकर अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। अब जब हम कैश फ्लो मैनेजमेंट के बारे में समझ गए हैं, तो आइए कैश इनफ्लो के स्रोतों के बारे में समझें। कैश इनफ्लो के कुछ स्रोत हैं। किराने का सामान बेचना। जब आप अपने ग्राहकों को किराने का सामान बेचते हैं तो आप वो सामान को बेचकर पैसा कमाते हैं। खरीद योजना बनाकर आप सप्लायर्स द्वारा दी गई विशेष मात्रा की खरीद योजना QPS या अन्य योजनाएं का फायदा उठाकर पैसा कमा और बचा सकते हैं। दुकान में रखा पुराना सामान बेचना। आप अपनी दुकान में रखा पुराना या टूटा फूटा सामान स्क्रैप में बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। खाली जगह या शेल्फ किराए पर देना। कुछ कंपनीज आपके प्रोडक्ट्स को किसी खास शेल्फ पर रखने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे देती है। इसे शेल्फ रेंटल कहा जाता है।
आप अपनी दुकान की शेल्फ या बाहर की जगह किराए पर देकर पैसा कमा सकते हैं। अतिरिक्त सेवाएं देना, आप अपने ग्राहकों को अतिरिक्त सेवाएं देकर, जैसे महीने भर दूध आदि घर पे पहुंचाना जैसे सुविधा देकर थोड़ा अतिरिक्त चार्ज करके पैसा कमा सकते हैं। अब जानते हैं उन स्रोतों के बारे में जिनसे आपका कैश आउटफ्लो यानी पैसा खर्च होता है। कैश आउटफ्लो के कुछ स्रोत हैं: सामान की खरीद, बिजली का बिल भरना, किराया देना या कर्मचारियों का वेतन देना, टैक्स चुकाना या लाइसेंस लेना, उपकरण और दुकान की जरूरत का सामान खरीदना जैसे कैश रजिस्टर, शॉपिंग बैग आदि, दुकान की रख रखाव, मरम्मत या फिर वितरण पर खर्च। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेडी कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस में जब भी कभी पैसों की जरूरत होती है तो आप अपनी सेविंग से या रिश्तेदारों से या फिर बैंक से लोन लेते हैं, है ना? अब लोन के बारे में तो आप जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आप बैंक से दूसरे तरह का लोन भी ले सकते हैं, जिसे हम लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट उन लोगों के लिए एक वरदान है जिन्हें नियमित अंतराल पर वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इसमें उधारकर्ता बैंक से एक विशेष ऋण राशि के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे पूरी राशि एक साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लोन अप्रूव हो जाने के बाद उधारकर्ता अपनी जरूरत के हिसाब से उस पूरे अमाउंट में से एक छोटी राशि ले सकता है और बाकी राशि बैंक के पास रख सकता है। ब्याज केवल उस राशि पर लिया जाएगा जो उधारकर्ता ने निकाली है, न कि पूरी राशि पर। नतीजतन उधारकर्ता पर ईएमआई का ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और वो अपने खर्चों को आसानी से मैनेज कर पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या फर्क है। चलिए जानते हैं। लोन एक निश्चित राशि का धन है जो आपको एक बार में दिया जाता है और आपको इसे एक निश्चित समय में ब्याज के साथ वापस करना होता है। उदाहरण के लिए आप अपने किराना स्टोर के लिए नए सामान खरीदने के लिए एक पर्सनल लोन ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ क्रेडिट आपको एक निश्चित समय तक के लिए धन उधार देता है, जिसे आप अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकते हैं और फिर चुका सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने किराना स्टोर के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं ताकि आप किसी भी समय अतिरिक्त धन का उपयोग कर सके, जैसे कि जब आप एक बड़ा ऑर्डर करते हैं या जब आपके पास कोई अचानक का खर्चा आ जाता है। हमने लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट के बीच के अंतर को समझ लिया है। चलिए अब लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट दो प्रकार के होते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिट लाइन, इस प्रकार की क्रेडिट लाइन में बैंक आपसे कुछ संपत्ति को गिरवी रखने के लिए कहता है, बदले में बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन देता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट लाइन, इस प्रकार की क्रेडिट लाइन में आपको कोई संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि ब्याज दर अधिक होती है। चलिए अब जानते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट के कुछ फायदों। फ्लेक्सिबिलिटी, लाइन ऑफ क्रेडिट से आपको अपनी जरूरत के अनुसार पैसों का उपयोग करने की सहूलियत मिलती है, जिससे आप अपनी दुकान की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक बड़ा ऑर्डर भरने के लिए या एक किसी अचानक आए खर्च का भुगतान करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं। कम ब्याज दर, लाइन ऑफ क्रेडिट की ब्याज दरें आमतौर पर लोन के ब्याज दरों से कम होती है। इससे आप पे ईएमआई का बर्डन कम पड़ता है और आपको पैसे बचाने में मदद मिलती है। अपने अनुसार पैसों का भुगतान करना, लाइन ऑफ क्रेडिट में आप अपने अनुसार भुगतान कर सकते हैं, जो आपके खर्चों को और कम कर सकता है। आसान पहुंच, लाइन ऑफ क्रेडिट एक बैंक खाते के जैसे काम करती है, जिससे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसे निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कि आप लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक उधारदाता यानी बैंक चुनें। आप किसी बैंक, क्रेडिट यूनियन या अन्य वित्तीय संस्था से संपर्क कर सकते हैं,
जो क्रेडिट लाइन प्रदान करता है। अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें। बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट और ब्याज दर निर्धारित करने के लिए आपके क्रेडिट इतिहास, आय और व्यवसाय के वित्तीय विवरणों को जांच करेंगे। क्रेडिट लाइन के लिए आवेदन करें। बैंक में लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एक आवेदन भरें और बैंक द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां प्रदान करें। अप्रूवल प्राप्त करें। आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद बैंक आपको आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपकी क्रेडिट सीमा निर्धारित करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या फर्क है। चलिए जानते हैं। क्रेडिट स्कोर एक 3 अंकों की संख्या है जो किसी व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता को दर्शाती है। क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। स्कोर जितना 900 के करीब होता है उतना बेहतर माना जाता है। ज्यादा क्रेडिट स्कोर से आसानी से कम ब्याज दरों पर लोन को मंजूरी मिल जाती है। क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अपने क्रेडिट लोन का समय पर भुगतान करें। अपने क्रेडिट का उपयोग कम करें। अपने क्रेडिट का उपयोग तभी करें जब जरूरत हो। ध्यान रहे, क्रेडिट लाइन का उपयोग केवल तभी करें जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो और अपने भुगतानों को समय पर करें। आइए इसे एक बार के उदाहरण से और बेहतर तरीके से समझते हैं। अकबर की एक छोटी सी किराने की दुकान है। अकबर बैंक द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के अप्रूव होने पर खुश है। अब वह उस राशि का उपयोग बिक्री कम होने वाले दिनों में या बिजनेस की किसी और जरूरत को पूरा करने में कर सकता है। लेकिन वह उस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस के साथ साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने में भी करने लगता है। सप्लायर से माल उठाने के साथ साथ अकबर ने इस पैसे से एक नया मोबाइल खरीद लिया जिसकी उसे अभी जरूरत नहीं थी। अकबर ने अपने मुनाफे से थोड़ा पैसा बैंक को लौटाने की बजाय अपने किसी पर्सनल काम में लगा दिया। उसे लगा वो कुछ महीने बाद पैसा चुका देगा। अकबर ने लोन से जुड़ी ब्याज दर को इग्नोर किया। वह अपना मुनाफा कमाने और कर्ज चुकाने को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था, पर अंत में जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उसने देखा कि अभी भी उसके पास काफी लोन बकाया है, क्योंकि जो भी पैसा वह चुका रहा था वो केवल उसके इंटरेस्ट रेट को कवर कर रहा था और मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट वैसे का वैसा ही बना था। इस उदाहरण में हमने देखा कि कैसे अकबर ने बिना सोचे समझे अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसा खर्च किया, जिसके कारण अंत में उसे काफी परेशानी हुई। इसलिए आपके लिए यह जरूरी भी है कि आप अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अपनी क्रेडिट लाइन का उपयोग केवल व्यापार से संबंधित खर्चे को पूरा करने के लिए करें, जैसे कि दुकान का रेनोवेशन आदि। अपने क्रेडिट की नियम और शर्तों को अच्छी तरह समझें। समय समय पर अपने क्रेडिट का भुगतान करते रहे। कोर्स के इस भाग में हमने कैश फ्लो के बारे में जाना, एक स्टेडी कैश फ्लो बनाना सीखा, कैश फ्लो के सोर्सेस की पहचान करना सीखा और अंत में लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में जाना।